नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात कर लेते हैं 13 मार्च 2024 की करंट अफेयर्स की सभी प्रमुख न्यूज़ों पे, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंतर्गत और जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है उसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आए हैं उन पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस लास्ट जो है कुछ वीडियोस नहीं देखे जिनमें करंट अफेयर्स को हम लोगों ने कवर किया है, तो उसको भी आप लोग हैं एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो क्लिक करके उस पर जो है आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी यदि बात करें कि आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जो है यहाँ पर आता है कि जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो भारत में मुद्रास्फीति की दर है वो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है 5.1% पर जो है अभी तक क्या है स्टिल जो है यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये जो है रिपोर्ट यहाँ पर आई है। अगर हम लोग लास्ट टाइम की तुलनात्मक ढंग से देखें तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन वाज 5.09% इन द फरवरी मंथ एज कंपेयर टू 5.10% इन द जनवरी मंथ, जहां भारत में मुद्रास्फीति की दर जनवरी के महीने में लगभग जो है 5.10% आंकी गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो है फरवरी मंथ में जो इसको 5.09 के जो है आसपास देखा गया और ऐसा कहा गया कि ये जो इन्फ्लेशन का रेट है वो लगभग 5.1 के आसपास ही जो है रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है या मुद्रास्फीति की दर होती क्या है। देखो, सिंपल आम शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति का मतलब है जो मार्केट प्राइसेस हैं उनमें एक हाइक आना, उनमें एक उछाल आना या वृद्धि या फैलाव आना। मान लीजिए कि अगर मेरे पास में 100 रुपया है और उस 100 रुपया में मैं इस पेन को खरीद सकता हूं आज के टाइम में, तो उसी 100 रुपये में क्या मैं आज के 2 महीने बाद जबकि इस पेन की कीमत 100 से बढ़कर जो है 150 हो गई है, तो क्या मैं इस पेन को खरीद पाऊंगा? नहीं। क्यों? 2 चीज़ें। एक तो इसमें पेन की कीमत में जो है वो हाइक आया है, उछाल आया है, राइज आया है, और ऑन द अदर साइड जो मेरे पास में जो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। तो मनी की परचेजिंग वैल्यू का जो है डिक्रीज होना और मार्केट में जो है किसी वस्तु का, किसी सेवा का जो है उसकी कीमतों में उछाल आना, ये आम अर्थों में हम लोग इसको जो है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के शब्दों में समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है पिछले कुछ समय में हम लोग जान रहे हैं कि भारत में जो है वो इन्फ्लेशन रेट कितना लगभग जो है 5.1% पर रिमेन है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट भले ही जो है 5.1% पर है, बट ऑन द अदर साइड जो फूड प्राइसेस हैं, जो खाद्यान्न है उसका जो कीमत है उसमें जो है वृद्धि हुई है। और इन खाद्यान्न कीमतों की वृद्धि की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान सकेंगे कि India's retail inflation remained virtually unchanged 5.09 in the February month, right? यहाँ पर ये था even as the food prices paid by the consumers resurged from the 8.3% इन दी जनवरी मंथ टू 8.66% इन दी जो है फरवरी मंथ। कहाँ पर? दैट इज इन दी वेजिटेबल्स। जो भी सब्जियां हैं उन सब्जियों के प्राइसेस में लगातार जो है इंक्रीज हुआ है। जहां एक और अगर प्रीवियस मंथ की बात करें तो वहां पर जो है 8.3% था, तो उसको जो है बढ़ाकर अभी 8.66% जो है काउंट किया गया है, विच मीन्स यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट में एक हाइक आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इन्फ्लेशन है इसको मेजर करता कौन है? दैट इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है ये इन्फ्लेशन को, जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं उनके जो है इन्फ्लेशन को जो है चेक करने का काम करता है। और इनके कहना ये है कि जनवरी मंथ में जहां 9% के आसपास में जो था हमारा कह लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट था, वो जो है लगभग 9.2% रहा है। कहां पर? दैट इज इन द अर्बन रेजिडेंट्स, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं वहां पर जो है 9.2 के हिसाब से जो है इन्फ्लेशन देखा गया है। ऑन द अदर साइड रूरल इंडिया की बात करें तो यहां पर जो है 8.2% जो है इसके आधार पर फरवरी मंथ में क्या किया गया है? काउंट किया गया है इन्फ्लेशन रेट। और उसी के पहले अगर जनवरी मंथ में चले तो वहां पर जो है 7.9 के हिसाब से जो है प्राइस हाइक हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग ओवरऑल लेकर चलें तो ओवरऑल जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो जो है हाई रहा है। कहां पर? दैट इज इन द रूरल एरियाज, राइट? रूरल एरियाज में जो है ये ज्यादा रहा है। और अगर अर्बन इन्फ्लेशन की बात करें तो अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो 4.9 से लगभग 4.8% के आसपास जो है फरवरी मंथ में रहा है, मतलब एक हल्की सी गिरावट उसमें देख सकते हैं। अब यहां पर कहना यह है कि मैक्सिमम या ज्यादातर हमारे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट्स का मानना यह है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये 5.1% से 5.2% के आसपास जो है रहने वाली है मार्च के इस महीने में भी। तो यहां पर जो है इन्फ्लेशन रेट इस वजह से चर्चा में आता है। ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि इसमें जो इन्फ्लेशन है ये किस चीज पर देखा गया है, तो इसमें इन्फ्लेशन को मेनली जो है टारगेट किया गया है, दैट इज कोर इन्फ्लेशन।
और कोर इन्फ्लेशन के साथ साथ में देखो यहाँ पर देखो 2-3 टर्म्स इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। चलो सबसे पहले हम लोग जो है कोर इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस पे ही डिस्कशन कर लेते हैं कि वास्तव में जो इन्फ्लेशन है वो कोर इन्फ्लेशन क्या है और भारत सरकार का जो हमारा टारगेटेड इन्फ्लेशन है वो कितना है। अगर हम लोग भारत में लक्षित मुद्रास्फीति या टारगेटेड जो है इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो आप सब इस बात से परिचित होंगे कि वर्ष 2025 तक के लिए देखो वर्ष 2025 तक के लिए जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है वो है 4%, यानी कि 4% तक जो है भारत का मुद्रास्फीति का लक्षित एक जो है मुद्रास्फीति दर है। किंतु समटाइम्स अगर इसमें जो है +2 का उछाल भी आता है, मतलब 4% के बजाय जो है वो 5% या 6% तक भी रहता है, तो वो एक जो है सामान्य स्थिति मानी जाएगी। लेकिन अगर 6% से ऊपर हमारा इन्फ्लेशन रेट जाता है तो उसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि अब जो है चुनौती भरा या संघर्षपूर्ण हो सकता है। वहीं ऐसे ही जो है अगर हम लोग मुद्रास्फीति की दरों में गिरावट की बात करें तो -2 तक जो है उसमें जो है गिरावट को एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि 4 की बजाय अगर 2% के आसपास भी अगर इन्फ्लेशन रेट है तो भी एक आइडियल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वरीड होने की जरूरत है नहीं। तो आरबीआई ने ये जो इन्फ्लेशन रेट रखा है इसको हम लोग नाम देते हैं टारगेटेड इन्फ्लेशन। अब जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की जो है पिछले कुछ वर्षों में जो आयाम रहे हैं, जो आंकड़े रहे हैं, यहां पर अगर बात करें तो वर्ष 2019 से 2019-20 के बीच में जो है 4.8% पर थी। वहीं 2000 जो है 20-21 में 6.2% पर थी। ठीक है, यहां पर देखो थोड़ा सा हाइक हुआ था। 2021-22 में जो है 5.5% पर रही। 2022-23 में ये लगभग जो है 6.9% पर रही है और 2024-23 में जो है 5.1% पर रही हैं। ये इन्फ्लेशन दर के बारे में बात करता है। अब जैसे मैंने कहा कि जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है इसमें दैट इज द कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? देखो कुछ नहीं, इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करना है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में मेजरमेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? वस्तुओं में, जब उनमें से जो है हटा दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए क्या? प्राइसेस ऑफ द फूड एंड फ्यूल। यानी कि अगर हम लोग खाद्य और ईंधन के प्राइसेस को या कीमतों को अगर हटा दें तो इनके बाद का जो इन्फ्लेशन निकल रहा है दैट इज अ कोर इन्फ्लेशन। और इनके भीतर भी एक जो है टर्म आता है सुपर कोर इन्फ्लेशन, विच मीन्स कि जहां पर इन्फ्लेशन जो है कैलकुलेट की जाती है आफ्टर डिडक्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस इन्फ्लेशन फ्रॉम द कोर इन्फ्लेशन। अगर इस कोर इन्फ्लेशन में भी हम लोग जो है गोल्ड और सिल्वर की जो है कीमतों को हटा दें तो उससे निकलने वाली जो इन्फ्लेशन आएगी दैट इज द सुपर कोर इन्फ्लेशन। और ऑन द अदर साइड कोर इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लेशन निकाला जा रहा है तो उस इन्फ्लेशन के भीतर, मुद्रास्फीति के भीतर हम जो है फूड को और फ्यूल को शामिल नहीं करेंगे, खाद्य को, और जो ईंधन है इसको शामिल नहीं करेंगे, तो वो निकल कर आएगा हमारे पास में, दैट इज द कोर इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन का टॉपिक पहले क्यों यहां पर जो है आप लोगों से डिस्कशन किया गया, इसके लिए जो है इस आर्टिकल पे वापस आइए एक बार। अब यहां पर जो है देखते हैं कि कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी कॉस्ट रिमेन्ड बिलो 4%। देखो अगर हम लोग जो है फूड को हटा दें, एनर्जी को हटा दें, तो वहां पर जो कोर इन्फ्लेशन का रेशियो निकला है वो लगभग जो है 4% के आसपास निकला है। ऑन द अदर साइड अपार्ट फ्रॉम देम अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेबल्स प्राइसेस पे जो है वो क्या हुआ है, लगातार एक जो है इंक्रीज हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल जो एग्स हैं इनमें 10.7% जो है फरवरी मंथ में था, जबकि जनवरी में जो है ये 5.6% के आसपास था। वहीं मीट और फिश की बात करें तो 5.2% जो है ये जो है अभी फरवरी मंथ में और जो है जनवरी मंथ में 1.2% था। यानी कि देखो लगातार जो है रेट्स में एक इंक्रीज जो है यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास में जो है इन्फ्लेशन था किसके लिए अनचेंज रहा है, शुगर के लिए, क्योंकि शुगर जो है 7.5% पर जो है रहा है। वही सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स यानी मोटे अनाज भी जो है अनचेंज रहे हैं, वो भी 7.6% के आसपास रहे हैं बोथ जनवरी एंड फरवरी मंथ में। लेकिन अगर हम लोग पल्सेस और स्पाइसेस की बात करें, दाल और मसालों की बात करें, तो इनमें अगर हम लोग जो है संभवतः देखा जाए तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर पिछले फरवरी मंथ की तुलना में जो है हाइक आया है, उछाल आया है लगभग 18.5% इन द टर्म्स ऑफ पल्सेस और 13.5% जो है वो किसमें, दैट इज इन दी स्पाइसेस। यहां पर क्या हुआ है, हाइक हुआ है, या हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो है उछाल आया है। ऑन द अदर साइड अमंग द मेजर स्टेट्स, अब यहां पर देखो जो महंगाई के लिए जो राज्य हैं उनमें जो सर्वाधिक जो महंगाई हुई है उसमें जो है 4 राज्य आते हैं। और उन 4 राज्यों की बात करें तो उनके भीतर भी जो सबसे हाईएस्ट जो रेट जो है यहाँ पर क्या हुआ है, इन्फ्लेशन रेट का हाइक हुआ है, वो अराउंड 7.5% के साथ साथ जो है उड़ीसा में हुआ है। तो उड़ीसा इन्फ्लेशन रिमेन द हाईएस्ट एट 7.55%, फॉलोड बाय द तेलंगाना। दूसरे पे तेलंगाना है 6.7%, तीसरे पे हरियाणा है 6.3% और चौथे पे जो है हमारे पास में क्या आता है, दैट इज आसाम। जो है आसाम भी जो है लगातार इसमें जो है हाई जो
इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हुआ है, हाइक हुआ है वहां पर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से देख सकते हैं कि 7 अन्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्राइस राइज को जो है फेस किया है। फॉर एन एग्जांपल लगभग 5.1% के आसपास रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, गुजरात है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश जो है इसमें शामिल है। वहीं अगर दिल्ली और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्होंने जो है मिनिमम या लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट को जो है काउंट किया है और लगभग जो मध्य प्रदेश और दिल्ली में इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 2.4% के आसपास रहे। देखो अभी मैंने आपसे जो टारगेटेड इन्फ्लेशन की बात की तो वो 2% पर जो है रहता था, तो यहां पर 2.4% के हिसाब से जो है इनका क्या रहा है, इन्फ्लेशन रेट रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाइस कि जो हमारे पास में जो है जैसे दिल्ली में जो है 2.4%, मध्य प्रदेश में 3.86%, तो वहीं ऑन द अदर साइड जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 3.95% जो है इस मंथ में हम लोगों ने इन्फ्लेशन को देखा है, 3.95% इन उत्तराखंड। एंड वेस्ट बंगाल में अराउंड जो है 4.35% के हिसाब से यहां पर जो है इन्फ्लेशन को देखा गया है। तो ये आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूं करंट के साथ जोड़कर इन्फ्लेशन के बारे में। अगर कोई प्रश्न आपको लगता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और एक प्रश्न मेरी तरफ से कि इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो वाला हम लोग जो है डिस्कशन इकोनॉमी वाली क्लास जो है वहां पर करेंगे। तो टारगेटेड इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डन। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, आई थिंक आज थोड़ा पैनल भी जो है वो कुछ दिक्कत कर रहा है, अपडेट करने की आवश्यकता मांग रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। थोड़ा सा पैनल जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, अपडेट मांग रहा है शायद, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर दूसरी प्रमुख न्यूज़ की बात करें तो गाइज अभी जो है सिप्री का जो नया रिपोर्ट आया है। देखो यहाँ पर सिप्री का मतलब क्या है, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मानना यह है, इसके अनुसार जो है इंडिया सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, आर्म्स को यानी कि हथियारों को आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। तो अगर कल को सवाल बने कि विश्व में जो है सबसे बड़ा आयातित देश कौन सा रहा है हथियारों का या आर्म्स एंड एम्युनिशंस का, तो उसमें जो है आर्म्स की बात करेंगे तो 2019 से 2023 के बीच की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है हथियारों को इंपोर्ट किया गया है या आयात किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया वाज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर इन द पीरियड ऑफ 2019 टू 23 विद इंपोर्ट हैविंग गॉन बाय द 4.7 कंपेयर्ड विद द पीरियड ऑफ 2014 एंड 18। 2014-2018 की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो भारत में लगभग जो है 4.7% की जो है हथियारों को खरीद में क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जुड़ जाता है, और ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिप्री के द्वारा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि इसी समय जो है ये जो आर्म्स जो इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, ये कहाँ से जो हुआ है, तो वो हुआ है यूरोपियन जो है कंट्रीज के द्वारा। और यूरोपियन कंट्रीज से लगभग जो है 94% जो है 2014 से 2018 की अगर तुलना करें हम लोग 2019 से 2023 के बीच में, तो यूरोपीय देशों के द्वारा हथियारों के आयात में लगभग 94% की क्या की गई है, यहाँ पर जो है वृद्धि की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जो भारत है वो रूस जो है भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करने वाला जो है देश है। वी कैन से दैट कि इंडिया के पास में ये जो आर्म्स सप्लाई हो रहा है, इसमें सर्वाधिक या सबसे अधिक मात्रा में जो है वो कहां से मिलता है, दैट इज फ्रॉम द रूस, यानी कि रशिया रिमेन्ड इंडियाज मेन आर्म्स सप्लायर। ठीक है, सप्लायर कितना, लगभग 36% ऑफ जो इंडिया का इंपोर्ट है वो टोटल कहां से होता है, दैट इज फ्रॉम द रूस। हालांकि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग जो है पहली बार देखें 1960-1964 के बाद से, तो पहली बार ऐसा वो 5 साल का समय रहा है जहां पर हम लोगों ने जो है रूस के साथ, जिसको पहले जो है यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा क्या किया है, कम आर्म्स को जो है इंपोर्ट किया है। लेकिन स्टिल 36% ऑफ आर्म्स जो हमारे आते हैं वो कहां से आते हैं, दैट इज फ्रॉम द रशिया। वहीं दूसरी साइड अगर हम लोग बात करें तो 9 ऑफ द 10 बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द 2019-23 इंक्लूडिंग द टॉप 3। अगर हम लोग टॉप 3 में चले, टॉप में तो देखो इंडिया है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है इंडिया करता है आर्म्स को। इंडिया के अलावा जो है सऊदी अरेबिया और कतर जो है, कतर के द्वारा भी क्या किया जाता है, आर्म्स को इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। इट मीन्स हम लोग देखें तो एशिया और जो ओशिनिया वाला पार्ट है, ओशिनिया का मतलब समझ लीजिए आप लोग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नीचे जो है आप चलेंगे तो न्यूजीलैंड, ठीक है, और बीच में जो हमारे पैसिफिक जो ओशन है इसके पास में जो आइलैंड समूह है वो सारे, जैसे पोलिनेशिया है, मेलानेशिया है, ठीक है, तो वो सारा जो प्रदेश है दैट इज अंडर दी ओशिनिया पार्ट। तो ओशिनिया, एशिया और जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है, आर्म्स को आयात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन बिकेम द 4th बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर।
यूक्रेन जो है चौथे बड़े हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में शामिल हुआ। और ये कब से? जब से यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ है, तो वहां से जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो है यूक्रेन जो है ऐसा चौथा राज्य यहाँ पर या चौथा जो है देश यहाँ पर बना है। और जैसे मैंने कहा कि इसका मुख्य कारण जो है 2022-23 के बीच जो है इनके द्वारा आर्म्स को खरीदने का जो है कहते हैं। वहीं अगर हम लोग भारत सरकार के इस साल के इंटरिम बजट की बात करें, जो अंतरिम बजट आया है, उसमें फरवरी मंथ में जो है भारत सरकार ने अपने कुल बजट से जो है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय है उसको 6.2 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस में दिए हैं कि भाई आप लगभग जो है 6.2 लाख करोड़ रुपए क्या करेंगे, वो रक्षा मंत्रालय को देंगे या रक्षा के ऊपर जो है खर्चा करेंगे। और नई खरीद के लिए जो पूंजीगत बजट का आवंटन हुआ है उसमें लगभग जो है 1.72 लाख करोड़ रुपए का जो है क्या हुआ है, बजट अलॉट हुआ है। देखो अगर हम लोग जो है कैपिटल एलोकेशन की बात करें, पूंजीगत जो है बजट की बात करें वहां पर, या पूंजीगत रूप से जो है हम लोगों ने कुल कितना आवंटन किया है पूंजीगत, तो पूंजीगत आवंटन के रूप में 1.72 लाख करोड़, जबकि अगर पिछले साल की बजट की बात करें तो वहां पर जो है 5.78 करोड़ था। तो यहां पर भी हमारे लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, द 5th लार्जर आर्म्स इंपोर्टर इन द 2019-2023, 2019 से 23 के बीच में अगर 5वें नंबर की बात करें यूक्रेन के बाद, तो वहां पर कौन आता है, दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो है लगभग 43% जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और पाकिस्तान में जो सप्लाई होती है आर्म्स की वो ज्यादातर चाइना से होती है, 82% जो है वो चाइना से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब भाई पाकिस्तान को जरा समझना पड़ेगा कि जो चाइनीज माल होता है, चाइनीज जो सामग्री होती है उसका ज़्यादा भरोसा है नहीं, पता चले कि मिसाइल दागी और वहीं पर जो है डे ब्लास्ट हो गया है ना। तो खैर चले जो भी है, चाइनीज जो है सपोर्ट इनको काफ़ी मिल रहा है। तो आर्म्स इंपोर्ट में जो है लगभग 82% जो है वहाँ पर जो है किसको मिलता है, दैट इज़ ऑफ द पाकिस्तान। ये गाइज बहुत ही कह सकते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो कवर हो जाती है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो जो आर्म एक्सपोर्ट है वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा जो है कौन सप्लाई करता है, मगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया तो बिगेस्ट इंपोर्टर है ना। तो बिगेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो बिगेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में स्टिल जो है अभी भी कौन है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो जो यूएस है ये लगभग जो है 17% जो है उसने और इंक्रीज किया है 2014 से 18 के टाइम पीरियड की बात करें। लेकिन पहले क्या होता था कि यूएस के बाद में जो है रूस का दूसरा स्थान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो जो रूस है, ये इस रूस में जो है लगभग हम लोग कह सकते हैं कि माइनस जो है 53% जो है आर्म्स का जो एक्सपोर्ट होता था, जो ये निर्यात करते थे, उसको जो है क्या किया गया है, कम हुआ है। वहां पर कारण सबको पता है, यूक्रेन रशिया के बीच का जो वॉर है, और उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, दैट इज फ्रांस, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज फ्रांस, नॉट रशिया। ठीक है, फ्रांस जो है इसका दूसरा नाम आएगा। और फ्रांस ने लगभग जो है 47% का क्या किया है यहाँ पर आर्म्स एक्सपोर्ट्स में जो है क्या की है, वृद्धि यहाँ पर की। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। ओवर हाफ ऑफ द आर्म्स इंपोर्टेड बाय द इंपोर्ट्स बाय द यूरोपियन कंट्रीज 55% इन 2019-23 वर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम लोग जो है पूरे यूरोप की बात करें तो लगभग इन्होंने 55% जो लिया है वो कहाँ से लिया है, दैट इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अप टू द 35% इन द 2014 एंड 18। अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो 35% जहां ये पहले जो है यूरोपियन नेशन अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, वहीं इसका रेशियो बढ़कर अब जो है 55% के आसपास जो है वो चला गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज याद रखने लायक है गाइज, कि जो हमारे पास में सिप्री है, इसके जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो है मैथ्यू जॉर्ज। और सिप्री के जो है मैथ्यू जॉर्ज ने ही जो है इस पूरी रिपोर्ट का जो है बयान करते हुए जो है आंकड़ों को यहां पर जो है रिलीज किया है। एंड जैसा अभी मैंने कहा कि फ्रांस, वेट अ मिनट, जैसा मैंने अभी कहा कि फ्रांस विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, द रिपोर्ट सेड दैट कि 42% ऑफ इट्स आर्म्स वेंट टू द स्टेट्स इन एशिया एंड द ओशिनिया। लगभग अगर हम लोग फ्रांस के एक्सपोर्ट की बात करें, जो फ्रांस जो है निर्यात करता है, तो फ्रांस ने अपने निर्यात का लगभग जो है 42% जो आर्म्स है वो एशिया या फिर ओशिनिया वाले पार्ट को भेजा है। और इसके अलावा जो 34% उसका जो है एक्सपोर्ट का पार्ट है, जो पार्ट है यहाँ पर उसका, तो वो कहाँ पर किया है, दैट इज इन दी वेस्ट एशिया। यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट हम लोग न्यूज़ मान सकते हैं। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि विद मैनी हाई वैल्यू आर्म्स
on order including nearly 800 combat aircraft and the combat helicopters. European arms import are likely to remain at the high level. मतलब यूरोप में अभी भी जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, आयात हुआ है, जिसमें लगभग 800 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और लगभग हम लोग कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वहाँ पर क्या किए गए हैं, इंपोर्ट किए गए। तो इसी के साथ जो है लड़ाकू विमानों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया है। यूरोप जो है हथियारों का आयात करने में सबसे उच्च संभावना को जो है व्यक्त करता है। ये दूसरी और बड़ी न्यूज़ है द हिंदू के भीतर आर्टिकल वाइज। चलिए गाइस, अब हम लोग एक और जो है न्यूज़ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला मैंने आपको अभी जो है पूरी न्यूज़ बता दी है, तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो जो है PDF भी इसके लिए जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम पे एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून के नाम से जो चैनल है उस पर जाकर आपको जो है ये सारी PDFs आपको वहाँ से डाउनलोड कर देनी है। खैर चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि सिप्री क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सिप्री जो है ये एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में जो है हुई थी और ये जो है स्वीडन बेस्ड है। जो है स्वीडन जो है ना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम जो है इंटरनेशनल पीस जो है एग्रीमेंट के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो स्टॉकहोम है, इस स्टॉकहोम में जो है इसका क्या है, वहाँ पर कार्यालय है, मुख्यालय है और वहीं पर जो है थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। यह संस्था जो है युद्धों तथा संघर्ष के समय युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो है शोध का कार्य करती है, रिसर्च का कार्य करती है और नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं को, मीडिया को और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण देने के लिए जो है सुझाव उपलब्ध कराती है। ये हमारे पास में जानकारी मिलती है ऑफ द सिप्री। तो ये वाला हमारा जो पार्ट है गाइज, ये वाला कंप्लीट होता है। अब एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, जिसके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में जो है 3 राजमार्ग परियोजनाओं को जो है हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें से अहमदाबाद, महसाणा और जो अमरेली है, यहाँ पर जो है ये क्या होंगे, 3 प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। और इन प्रोजेक्ट की जो लागत रखी गई है वो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 1,06,000 लाख के आसपास का जो है क्या है, योजना है या प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशनल कंट्रोल है उसमें लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसकी आधारशिला रखी गई है और विकास परियोजनाओं के ढांचे में देखें तो इसमें सबसे प्रमुख जो ध्यान दिया गया है वो रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर, ठीक है, बुनियादी ढांचे को लेकर जो है यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी और साथ में जो है कनेक्टिविटी और जो पेट्रोकेमिकल हैं इनके साथ में जो है इसका विकास किया गया है। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी जो है हरी झंडी दिखाई है, जिसमें से इस दैनिक जागरण वाले पार्ट के अगर हम लोग पहली न्यूज़ को कवर करें तो यहाँ पर जो है ये न्यूज़ जुड़ जाती है राजाजी टाइगर रिजर्व। क्यों? देखो, जो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी जो टाइगर रिजर्व है, इस राजाजी टाइगर रिजर्व में एक और बाघ को क्या किया गया है, रीलोकेट किया गया है, या कह सकते हैं कि इनको जो है यहाँ पर लाया गया है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पहुंचा है एक और बाघ और अब इनकी संख्या बढ़कर जो है 4 हो गई है। आप परेशान ना हुए, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रमुखता से हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है बाघों का भी संरक्षण हो रहा है। अभी एक जो है मादा बाघ जो है इनको राजाजी नेशनल पार्क में जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लाया गया है। अभी जो राजाजी पार्क है इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में जो है बाघों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें से 3 जो है मादा और 1 जो है नर जो है शामिल है यहाँ पर, ठीक है। टाइगर जो शिफ्टिंग प्रोजेक्ट है इसमें जो है जो वन कर्मियों का टीम काम कर रहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी टीम जो है अब लेकर आ चुकी है एक बाघ को यहाँ पर, और 3 वर्ष की इस मादा का जो है मोतीचूर रेंज में अभी क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बाड़े में रखा हुआ है। 1-2 दिन जो है वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या वो परिस्थितियों के अनुकूल जो है वहाँ पर रह सकती हैं, और परिस्थितियों के अनुकूल रहने के बाद जो है इसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। जो टाइगर जो यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व की जो ये टीम है, इन्होंने 5 बाघ शिफ्ट करने की जो है यहाँ पर योजना बनाई है, लेकिन ये जो है एक छोटी सी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। और इसका जो मेन ट्रेडिशनल पार्ट आता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज उत्तराखंड में मौजूद जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्यों प्रमुख है और किस चीज़ के लिए जो है ये जाना जाता है, ज़रा ध्यान से समझना। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में जो है देहरादून, अच्छा न सिर्फ यहाँ पर देहरादून बल्कि देहरादून के साथ हरिद्वार और जो पौड़ी वाला पार्ट है, पौड़ी, यहाँ पर जो है ये क्या है लगता है।
उत्तराखंड में जो है एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी इसकी मान्यता है। वहीं दूसरी तरफ जो है 1983 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और 1983 में इसमें जो है 3 रेंजेस को मर्ज किया गया था और वो जो 3 रेंजेस थी उसमें राजाजी रेंज थी, मोतीचूर रेंज थी और साथ में जो चीला रेंज थी, वो चीला रेंज को जो है मिलाकर 1983 में इसको जो है बनाया गया था। अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लगभग जो है 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर जो है हाथियों की संख्या के लिए जो है प्रमुखता से जाना जाता है। इसके अलावा राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें हिरन, चीता, सांबर, मोर इत्यादि जो है मिलेंगे और पक्षियों की प्रजातियों के रूप में लगभग जो है 315 प्रकार की जो है पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग उत्तराखंड के जो है सभी 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इसमें जो है लिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसको 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था, राजाजी नेशनल पार्क 1983, नंदा देवी नेशनल पार्क 1982, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1986 जिस समय जो है ये बना था हेली नेशनल पार्क के रूप में, गोविंद राष्ट्रीय वन्य उद्यान 1980 में एंड फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बना था 1982 में। तो ये एक पूरी जो है लिस्ट है। बाकी इसका स्थापना का वर्ष, विस्तार का क्षेत्र जो है वो आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं और थोड़ी बहुत विशेषताएं वो हम लोग जो है ट्रेडिशनल क्लास में, उत्तराखंड वाली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। एक और जो करंट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जुड़ती है उसमें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाई है। अब वंदे भारत स्कीम तो आप लोग जानते हैं कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो लगातार जो है चर्चा का विषय बनी हुई है और अभी वर्तमान में ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से लखनऊ के बीच वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसको जो है संचालन को हरी झंडी दिखा दिए और इसका जो है वर्चुअल रूप से जो है शुभारंभ किया गया है। साथ ही इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश और काशीपुर रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्रों के साथ उत्तराखंड के विभिन्न स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल जो है योजना का भी प्रारंभ यहां पर कर दिया है। इस वजह से जो है ये महत्वपूर्ण हो जाती है और जो है बीते मंगलवार को यहां पर जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी इसमें मौजूद रहे, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रहे, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी जो है इसमें शामिल रहे थे और जो है जो वर्तमान महापौर के पद से अभी रिटायर हुए हैं सुनील गामा जी, वो जो है अपनी उपस्थिति के साथ में यहाँ पर रहे थे। वहीं जो है दूसरी तरफ रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं इन्होंने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है आभार प्रकट किया है और जो हमारे पास में वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो स्वदेश निर्मित भारत की पहली सेमी हाई जो है स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, जो कि उभरते हुए भारत के उभरते हुए कल का जो है एक कह सकते हैं कि निर्माण करती है। उत्तराखंड में रेलवे के विस्तार के लिए जो है 5120 करोड़ का जो है बजट अभी जो है आवंटित भी किया गया है, जो कि लगातार रेलवे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य चल रहा है वो इसमें भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से जो है यहाँ के कारीगरों को, कुम्हारों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को इनके आजीविका कमाने के जो है अधिक अवसर प्राप्त होंगे और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से यात्रियों को सस्ती दरों पर जो है और जो है सुविधाजनक रूप से जो है दवाइयाँ दी जा सकेंगी। इसके लिए जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है या यहाँ पर जो है वंदे भारत जो है एक्सप्रेस को भी शुरू किया गया है अन्य के साथ। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो पहले इसको जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था और जो ट्रेन 18 है ये भारत की सबसे तेज जो है स्वदेश निर्मित जो है या स्वदेशी कह लीजिए, इंडिजिनस कह लीजिए ट्रेन है। और इसके तहत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा जो है इसको बनाया गया। भारत सरकार के अधीन जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, वहाँ जो है इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसे जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पहली बार जो है 15 फरवरी वर्ष 2019 को जो है लॉन्च किया गया था और जो है पहली बार ये दिल्ली से वाराणसी की तरफ जो है वो रवाना हुई थी और ये जो है ऑटोमेटेड है, स्वचालित है। तो स्वचालित ट्रेन के रूप में जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज ट्रेन 18। अब इसका नाम बदलकर जो है वंदे भारत हो गया और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई, इसके द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया, जिसके लिए लगभग 18 महीने का समय लगा था और लगभग जो है 100 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड जो है यहाँ पर जो है खर्चा लगा था या लागत जो है इसमें लगी थी। अगर ट्रेन 18 की बात करें तो ट्रेन 18 जो है ये जहां 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, वहीं अगर पहले हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस के साथ इसको मैच करें तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है वहां पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है यहाँ पर स्पीड रहती थी। तो इस वजह से वंदे भारत जो ट्रेन है ये क्या है, चर्चा का एक विषय बन जाता है। वहीं इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली देहरादून जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑलरेडी जो है 29 मई जो है से शुरू किया जा चुका था और यहाँ पर जो है 4 घंटे, अच्छा 29 मई
2023 को चलना आप लोग, ठीक है। 4 घंटे और जो है 45 मिनट से यात्रा का समय जो है ये कितना हो गया था, यहाँ पर आराम से जो है तय कर सकता था। कहाँ से? ट्रेन जो है 302 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर सकती थी। तो ये भी जो है आपको महत्वपूर्ण ढंग से जानना है। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम न्यूज़ की, ठीक है। इतनी बड़ी तो नहीं है न्यूज़, लेकिन ठीक है, इसके थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट को लेते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज की जो लास्ट और अंतिम खबर है उसमें आता है कि उत्तराखंड की 13 महिलाओं को सशक्त नारी सम्मान से जो है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। और इनको ये जो सम्मान दिया है वो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा जो है इनको प्रदान किया गया है। अगर हम एक बार इन जो है 13 महिलाओं के नाम के जो है चर्चा करें तो इसमें पी रेणुका जी, प्रोफेसर रेणु प्रकाश, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी कुलपति दोनों यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रीमा पंत, डॉक्टर कंचन नेगी, कृष्णा रावत जी, सृष्टि भारद्वाज जी, वसुंधरा नेगी, हेमा परिहार, रमा गोयल, सुमन चौहान, साधना शर्मा और अदिति जो शर्मा है जो ट्रांसजेंडर जो है ट्रांस वुमेन महिला उद्यमी और स्वरोजगार से आती हैं, अदिति शर्मा। तो इनको क्या किया गया है? सम्मान दिया गया है। देखो ये न्यूज़ जो है बस एक बार देख लीजिएगा, इसको जो है पढ़ लीजिएगा। मेन जो इसमें चर्चा का विषय आता है वो आता है कि उत्तराखंड जो राज्य महिला आयोग है ये है क्या और किस तरीके से कार्य करता है। देखो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग जो है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित जो है मुद्दों से निपटने के लिए एक जो है वैधानिक निकाय है। इट इज़ द लीगल और द वी कैन से दैट वैधानिक जो है बॉडी है, लीगल बॉडी है, जिसका गठन जो है अक्टूबर वर्ष 2004 में हुआ था। और राज्य में जो महिलाओं के कल्याण है उनके लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इसे एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जो है स्थापित किया गया था। वर्तमान में अगर इसकी संरचना की बात करें तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के भीतर, ठीक है, इसके आयोग के भीतर एक अध्यक्ष है और अन्य इसमें जो है सदस्य शामिल होते हैं। और अगर हमसे सवाल पूछता है कि वर्तमान में जो है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का जो है कौन यहाँ पर जो है अध्यक्ष हैं, तो वह है श्रीमती कुसुम कंडवाल जी। तो कुसुम कंडवाल जो है यहाँ पर ये हमारे जो है अध्यक्ष के रूप में है। राज्य का जो समाज कल्याण विभाग है वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो है तौर तरीके बनाता है, यानी कि रूपरेखा जो है जारी करता है। और इनका जो वेतन जाता है, इनकी जो अन्य भत्ते या परिलब्धियां जाती हैं, इमोल्यूमेंट्स जाते हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है। और समय समय पर जो है इसको संशोधित भी किया जा सकता है। उत्तराखंड का जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड होगा वहाँ से जो है इसको भारित किया जाएगा या वहाँ से मतलब इनको जो है वेतन पहुँचाई जाएगी। तो आज के प्रमुख अगर न्यूज़ेस की बात करें तो मैं यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि देखो अब सवाल समय हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, तो इसलिए जो है यहाँ पर बस इतना ही रोक रहा हूँ। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल से जुड़े हो स्टिल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो है बटन दबा लीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग।